इसके कितने ग्राउंड्स हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, इसके 4 ग्राउंड्स हैं। ठीक है, तो 4 ग्राउंड्स में जो इसके 2 ग्राउंड्स हैं उनकी रेमेडी अपील, और 2 ग्राउंड्स ऐसे हैं जिनकी रेमेडी जिनकी रेमेडी दोनों हैं। एक तो अपील भी या फ्रेश प्लेंट। ये पढ़ाया था ना मैंने या नहीं? नहीं सर। सर या पॉइंट डिस्कस न करिए सर। नो सर। ये हमने नहीं पढ़ा कि दो टोटल 4 ग्राउंड है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के, जिसमें 2 ग्राउंड ऐसे हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ अपील है। वो कौन से हैं? एक तो अगर प्लेन रिजेक्ट हुआ ऑन ग्राउंड ऑफ नो काज ऑफ एक्शन, सही है, फिर क्या रेमेडी होगी? सिर्फ अपील। इफ प्लेन इज रिजेक्टेड ऑन ग्राउंड ऑफ नो काज ऑफ एक्शन। ठीक है, दूसरा ग्राउंड है व्हेन प्लेन इज सर रिजेक्टेड ऑन ग्राउंड ऑफ बार्ड बाय लॉ। कानूनी तौर पर वो केस जो है मना किया गया हो, अगर इन 2 ग्राउंड पर अगर प्लेन रिजेक्ट हुआ है तो फिर सिर्फ और सिर्फ रेमेडी जो है अपील है। ये रेमेडी किसके लिए होगी? हाँ बा? ये रेमेडी किसके लिए होगी? सर प्लेंटिव जेल है। सर हाँ, जिसके खिलाफ सर जो फैसला हुआ है सर। किसके खिलाफ? अगर प्लेन रिजेक्ट होता है तो किसके खिलाफ फैसला आता है? प्लेंटिव सर। तो प्लेंटिव ना? तो यही प्लेंटिव है सर, उसके यही खिलाफ हम, सर। अब देखिए प्लेंट अगर रिजेक्ट होता है तो ये फैसला किसके खिलाफ आता है? इफ प्लेंट इज रिजेक्टेड द केस इज डिसाइडेड अगेंस्ट प्लेंटिव, क्योंकि प्लेंटिव ने जो प्लेंट फाइल किया होता है वो प्लेन रिजेक्ट हो जाता है, तो मतलब अल्टीमेटली फैसला किसके खिलाफ आया? फैसला आया प्लेंटिव के खिलाफ। सही है। अब जो ये हम रेमेडीज डिस्कस कर रहे हैं, दीज रेमेडीज आर फॉर दी प्लेंटिव साइड। सही है। तो हमने पढ़ा कि 2 रेमेडीज ऐसी हैं अगर उनके तहत अगर प्लेन रिजेक्ट होता है, जैसे प्लेंट इज रिजेक्टेड ऑन ग्राउंड ऑफ नो कॉज ऑफ एक्शन इन द प्लेंट, और प्लेंट इज रिजेक्टेड ऑन ग्राउंड ऑफ बार्ड बाय एनी लॉ, then in this situation this decision can be challenged through appeal in upper forum or at upper forum. ठीक है, while if a plaint is rejected on ground of, अगर plaint reject होता है on ground of paying no court fee, no चुप। रिकॉर्डिंग ना तो court करें। fee is paid। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में कोर्ट फी के बारे में बताया था। इफ नो कोर्ट फी फी इज पेड, अगर कोर्ट फी पे नहीं की गई या इनसफिशिएंटली या पे की गई है पर वो दैट इज रिटन अपॉन इनसफिशिएंट स्टैम्प पेपर, मतलब सफिशिएंट स्टैम्प पेपर पर वो प्लेंट फाइल नहीं किया गया, तो मतलब कोर्ट फी इज नॉट पेड सफिशिएंटली। ठीक है, पहला ग्राउंड ये है। या दूसरा ग्राउंड ये हो सकता है कि सूट इज अंडर वैल्यूड और नॉट वैल्यूड। याद है ना आपको? जी सर, वैल्यूएशन ऑफ क्या सर? सूट इज अंडर वैल्यूड और नॉट वैल्यूड प्रॉपरली। ठीक है, अगर सूट की वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं की गई तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा? इस सिचुएशन में भी 2 रेमेडीज अवेलेबल हैं, एक तो अपील, दूसरा फ्रेश प्लान। आप ये बताएं कि ये अपील जो है हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो ये अपील कौन से प्रोविजन के तहत फाइल होगी?
सर सेक्शन हाँ 96 था। हाँ, सेक्शन 96 के तहत अपील फाइल होगी सेक्शन 96 सीपीसी के तहत, because every decree is appealable. That appeal upon decree can be filed under section 96 of the CPC. Whereas fresh plaint can be filed if plaint is rejected on these two grounds. तो fresh plaint कौन से प्रोविजन के तहत फाइल किया जा सकता है? ये वाला, ये फाइल किया जा सकता है ऑर्डर 7 रूल 13। सही है? ऑर्डर 7 रूल 13 के तहत फ्रेश प्लेंट फाइल किया जा सकता है। और ये समझ आया? जी सर। जी सर। सारे बाढ़ बाय ला बताएं थोड़ा। तामयो लास्ट लेक्चर में न सर मिस कयो हो शायद। हाँ मिस कयो न पोइ हाणे चलो सही है, मैं ॿुधायां थो। और ॾिसो न, if plant is rejected on ground of plant is barred by any law or suit is barred by any law, कानूनी तौर पर वो कोई भी केस जो है अगर मना किया गया है तो अदालत वो केस नहीं चला सकती, जैसे रेस जुडिकाटा। ठीक है? क्या रेस जुडिकाटा बार्ड नहीं है सेक्शन 11 के तहत? सही है? जीअं सेक्शन 12 बार्ड फर्दर सूट, हिकिड़ो केस ऑलरेडी हली चुको आहे, साॻियो केस ॿीहर न हलंदो, एप्लीकेशन फाइल थी सघे थी पर नओं सूट मना आहे, इहो बि बार्ड बाय लॉ। ठीक है? अगर कोई ऐसा केस है जो टाइम बार्ड है, मतलब लिमिटेशन एक्ट के तहत वो मना किया गया, उसका लिमिटेशन पीरियड ओवर है, वो भी बार्ड बाय लॉ। ठीक है? आयो समझ में? जी जी सर। तव्हांखे स्क्रीन शॉट थिए थी? जी सर। जी सर। मां तव्हांखे स्क्रीन शॉट थो कयां ऑर्डर 7 रूल 13, ॾिसो नज़र अचे थो? जी सर। मैंने ओपन किया ऑर्डर 7 रूल 13, इसमें लिखा हुआ है कि where rejection of plant does not preclude presentation of fresh plant, कह रहे कि प्लेंट रिजेक्ट तो हुआ है पर वो फ्रेश प्लेंट प्रेजेंट करने के लिए मना ही नहीं करता, प्रिक्ल्यूड डज नॉट प्रिक्ल्यूड, मना नहीं कर रहा। तो बाबा कौन से ग्राउंड के तहत मना नहीं कर रहा, आगे हम डिस्कस करते हैं कि द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड हेयर इन बिफोर मेंशन। अभी हेयर इन बिफोर से मुराद, हेयर इन बिफोर से मुराद ऑर्डर 7 रूल 11 में जो ग्राउंड्स मेंशन किए गए उनकी बात हो रही है। जो पहले मेंशन किए गए, shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting fresh plaint in respect of the same cause of action। तो बाबा इस सूरत में ये बताया गया है कि फ्रेश प्लेंट के लिए मना नहीं किया गया उन ग्राउंड्स के तहत जिन ग्राउंड्स के लिए ये कानून मना नहीं कर रहा खुद भी। तो अब कौन से ग्राउंड्स के तहत ये कानून मना नहीं कर रहा? तो दो ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके तहत जो है फ्रेश प्लेंट फाइल किया जा सकता है। एक तो व्हेन सूट इज अंडरवैल्यूड एंड रिजेक्टेड, ठीक है, एंड व्हेन कोर्ट फी इज नॉट पेड एंड द प्लेंट इज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। सही है? इन दो ग्राउंड्स पर फ्रेश प्लेंट भी फाइल किया जा सकता है रिक्वायरमेंट पूरी करके। ठीक है? जी और सर। समझ आया? जी सर। जी सर। कोई सवाल तो नहीं? नो सर। कोई सवाल? क्लियर है सर। अब इसके बाद एक और प्रोविजन है कि प्लेंटिव जो है प्लेंट के साथ डॉक्यूमेंट्स पेश करेगा अपने प्लेंट को मजबूत करने के लिए। तो आपको पता है कि जब भी कोई बंदा प्लेंट फाइल करता है तो उसके साथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करता है ना। ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था। जी सर। जी सर बिल्कुल। अब देखिए ये कहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, फर्दर इसको फिर डिस्कस करते हैं। देखें, नजर आ रहा है? जी सर।
रूल ऑर्डर 7 रूल 14 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिव सूज कह रहा है कि जो प्लेंटिव केस फाइल कर रहा है उसके साथ डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करेगा। नीचे पढ़ते हैं वेयर प्लेंटिव सूज अपॉन डॉक्यूमेंट इन हिज पोजीशन और पावर जो उसकी कस्टडी में जो डॉक्यूमेंट्स है वो पेश कर सकता है अलॉन्ग विद प्लेंट he shall produce it in the court when the plaint is presented जब वो प्लेंट प्रेजेंट कर रहा है अदालत में पेश कर रहा है तो उसके साथ साथ वो डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करेगा and shall at the same time deliver the document or copy thereof to be filed with the plaint वो प्लेंट के साथ साथ वो अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी भी लगाएगा। ठीक है। लिस्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी पेश करेगा वेयर ही रिलाइज ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर दूसरे डॉक्यूमेंट पर अगर वो रिलाई कर रहा है जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट भी बताएगा। सही है। जी सर। हर जगह ठीक है। ब्याह अब आप मुझे बताएं कि अगर कोई प्लेंटिव जो है अदालत में अगर प्लेंट फाइल कर रहा है तो प्लेंट के साथ साथ डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? प्लेंट के साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? सर जिस चीज के अबाउट लाइक प्लेंट होगा तो डॉक्यूमेंट भी उससे रिलेटेड होंगे ना। वैसे आमतौर पर कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं जो प्लेंट के साथ लगाने होते हैं? वकालतनामा होगा, कोर्ट फीस जो होगा सारा। बस देखिए फर्ज करते हैं कि अगर कोई प्लेंटिव जो है स्पेसिफिक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल करता है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कराने के लिए तो इसके लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? तो अब एग्रीमेंट की कॉपी है ना वो बताएगा ना कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है डिफेंडेंट के साथ जिसकी उसने नॉन परफॉर्मेंस की है तो एग्रीमेंट की कॉपी लगाएगा ना कॉपी ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं वकालतनामा जिसके ब्याह पर कोई एडवोकेट अदालत में प्लेंट फाइल कर रहा है तो वो एडवोकेट वकालतनामा भी लगाएगा ना साथ उसके। सही है। तीसरा डॉक्यूमेंट क्या होगा बताएं? क्या प्लेंट ऐसे रिसीव करेगी अदालत? पैसा पैसा सर बायोमेट्रिक होता है। सर विदाउट डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा सर डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे सर। हाँ हम कह सकते हैं कि एक वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एफिडेविट है ना। पैसा होता है ना जी सर। एफिडेविट ब्रांच से वेरिफिकेशन कराकर वो एफिडेविट डॉक्यूमेंट भी लगाते हैं वेरिफिकेशन जिस पर की हुई होती है। सही है। एफिडेविट भी लगाना होता है। ठीक है कि जो इसमें लिखा हुआ वो सही लिखा हुआ वो मैं खुद लिखवा रहा हूँ एडवोकेट से एफिडेविट भी पेश किया जाएगा। और एफिडेविट के साथ साथ जो वेरिफिकेशन से किया जाता है वेरिफिकेशन कराई जाती है एफिडेविट ब्रांच से क्योंकि अदालत में एफिडेविट ब्रांच होती है जहां पर वेरिफिकेशन जहां से कराई जा सकती है। ठीक है एफिडेविट ब्रांच। ठीक है। और इसके अलावा और कौन सा डॉक्यूमेंट हो सकता है? तो अब कोर्ट फी पे कराते हैं ना हम। कोर्ट फी कैसे पे की जाती है? स्टाम्प पेपर पर। वो दिंदा असां फीस दिंदा दे स्टाम्प पेपर असां के फीस दिंदा दे वो असां स्टाम्प पेपर दिंदा वो असां कोर्ट में स्टाम्प पेपर भी तो डॉक्यूमेंट है ना। ठीक है। स्टाम्प पेपर के थ्रू हम कोर्ट फी पे कराते हैं। ठीक है क्योंकि अदालत में कोर्ट फी कैश में तो पे नहीं की जाती। अच्छा। अब इनके अलावा अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। ये चंद मैंने आपको एग्जांपल दिए। ठीक है। अब अगर फर्ज करते हैं कि प्लेंटिव कह रहा है कि मेरे पास कोर्ट फी के पैसे नहीं है फिलहाल मुझे इजाजत दी जाए तो उसके साथ फिर एप्लीकेशन लगाएगा ना। याद है एप्लीकेशन के बारे में बताया था मैंने। एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन सबमिटिंग कोर्ट फी। ठीक है कौन से सेक्शन के तहत?
148 CPC 148 CPC, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम कहते हैं कि कोई और एप्लीकेशन लगानी है, जैसे एप्लीकेशन फॉर, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब कोई भी बंदा प्लेंट फाइल करता है तो उस प्लेंट के साथ साथ क्या करता है, टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन भी फाइल कर देता है उसके साथ साथ, है ना। तो इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं ना जी सर। एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी इंजंक्शन, ये एप्लीकेशन भी हम प्लेंट के साथ अटैच करके अदालत में फाइल कर सकते हैं। तो जो हमने आर्डर 7 रूल 14 में पढ़ा कि प्लेंटिव जो है अपने केस से परसू करने के दौरान जिन चीजों पर रिलाय कर रहा है वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्लेंट के साथ वो अटैच करेगा। तो चंद मैंने आपको एग्जांपल दिए, ठीक है, समझ आया? जी सर। कोई सवाल तो नहीं? सर जी 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 गजल सवाल क्यों ना? तांजे आवाज अच्छी तो के डिगर ने जो नो सर। सर वॉइस कट थे प्लीज सर मुझे कोई क्वेश्चन हो सर कहो कहो वा हाँ जो आवाज न सोची ता भला चैट में मैसेज कयो, शायद नेटवर्क इशू आहे। माइक ही बंद करे छॾी अथई। सर मुझे इहो क्वेश्चन हुयो त सर इन्हनि डॉक्यूमेंट्स के अलावा ॿिया के भी डॉक्यूमेंट्स थी सघनि था सर जेके असां अटैच करणा आहिनि प्लेन सां गॾु? बिल्कुल थी सघनि था न, वो वेरी करे थो न केस जी नेचर के मुताबिक, ठीक है। जिस तरह का जिस नेचर का केस होगा उसके मुताबिक हम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि अदालत में क्या किया जाता है। सबसे पहले हमने जुरिसडिक्शन पढ़ा, है ना। असां सभिनी खां पहिरियों जुरिसडिक्शन पढ़ियोसीं टॉपिक। जुरिसडिक्शन खां पोइ असां पढ़ियोसीं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट खां पोइ असां पढ़ियोसीं पार्टीज के प्लेंट फाइल किया जाएगा। प्लेंट कौन फाइल करेगा? पार्टीज फाइल करेंगी, पार्टीज टू द सूट, ठीक है। पार्टीज टू द सूट के बाद हमने ये पढ़ा कि जब भी कोई पार्टी केस फाइल करेगी तो उस केस में पार्टी कौन सी होनी चाहिए और उस केस में क्या होना चाहिए। तो हमने पढ़ा फ्रेमिंग ऑफ सूट आर्डर 2। फ्रेमिंग ऑफ सूट में हमने क्या पढ़ा कि काज ऑफ एक्शन होना चाहिए, और रिलीफ उसमें मेंशन करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो केस फाइल करेगा उसके बिहाफ पर या तो पावर ऑफ अटॉर्नी होगा या और पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकता है, और इवन प्लीडर जो एडवोकेट है क्लाइंट के बिहाफ पर अदालत में पेश होगा, सही है। तो जुरिसडिक्शन से रिलेटेड हमने सेक्शंस पढ़े। कौन से सेक्शंस थे? सेक्शन नंबर 6 to 12 एंड 15 to 21, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड हमने सेक्शन 26 पढ़ा और आर्डर 4, ठीक है। पार्टीज टू दी सूट से रिलेटेड हमने पढ़ा आर्डर 1। फ्रेमिंग ऑफ सूट से रिलेटेड हमने प्रोविजन डिस्कस किया आर्डर 2, ठीक है। और पावर ऑफ अटॉर्नी और प्लीडर से रिलेटेड जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स हमने पढ़े वो आर्डर 3, ठीक है।
इसके बाद हमने नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस किया वो था प्लीडिंग जनरली। प्लीडिंग से मुराद प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमने सबसे पहले प्लेंट पढ़ा, प्लीडिंग से रिलेटेड हमने प्रोविजन डिस्कस किया ऑर्डर 6, ठीक है, और प्लेंट से रिलेटेड हमने पढ़ा ऑर्डर 7। अभी तक हमने ये प्रोविजन और ये टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, नोट करें इसको। नोटेड सर। ठीक है, अभी आपके जहन में आ गया कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। अब देखिए आप खुद बताएं कि अगर प्लेंट फाइल करता है और अदालत ने प्लेंट उसका एडमिट किया, ठीक है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट उसने पेश किए, अदालत ने देखा कि सारी रिक्वायरमेंट पूरी हैं, सूट एडमिट कर लिया। अब सूट एडमिट करने के बाद अदालत क्या करती है? सर पार्टीज पे गराज या समन कर दिया सर। सर जो केस होगा उसकी प्रोसीडिंग चलेंगी सर आगे। कैसे प्रोसीडिंग चलेंगी? सर अगली पार्टी ने सर समन मोकलिंदी सर वो समन भेजा जाएगा। अब जो हमारा टॉपिक है प्लेंट के बाद, देखना हम आगे पीछे इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें प्रोसीजरल वे से पता चले, ठीक है ना। तो प्लेंट एडमिट हो गया, अदालत की तरफ से सूट एडमिट हो गया। सूट एडमिट करने के बाद अदालत हुक्म देती है कि अब सम्मन का खर्चा जमा कराएं। तो मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर वो सम्मन का खर्चा जमा नहीं कराता, अदालत इस ग्राउंड पर भी उसका सूट डिसमिस कर सकती है। याद है ना? जी सर। ऑर्डर 9 रूल 2 के तहत, ठीक है। अब उसका सूट डिसमिस नहीं हुआ क्योंकि उसने सम्मन का खर्चा जमा करा दिया है, तो अदालत क्या करेगी? प्लेंट पेश करने के बाद और अगर सूट एडमिट होता है तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सम्मन, ठीक है। और सम्मन से रिलेटेड कौन से प्रोविजंस हैं? सम्मन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं सेक्शन नंबर 27 से ऑनवर्ड 30, ठीक है, एंड 32, और उसके बाद आता है ऑर्डर नंबर 5। ये रिलेटेड प्रोविजन है सम्मन से, ठीक है। इसको आप नोट करें। नोटेड सर। नोट कर लिया। ओके। समन से रिलेवेंट प्रोविजन सेक्शन नंबर 27, 28, 29, 30 एंड 32, ये रिलेवेंट प्रोविजंस, ठीक है। और इसके बाद आता है ऑर्डर नंबर 5 सीपीसी, ये रिलेवेंट प्रोविजंस है। अब सम्मन किसको कहते हैं? समन माना हो। सम्मन मींस सर टू कॉल समन सर। सर टू कॉल समन। तो हम कह सकते हैं कि सम्मन मींस अदालत का बुलावा। हम या तो ये कह सकते हैं कि कॉल लेटर, call of the court or call letter which is issued by the court to the parties, which is issued by the court to concerned person to appear before the court with the pleader. ठीक है, ये अदालत का बुलावा होता है जो अदालत इशू करती है कंसर्न पर्सन को। अभी ये कंसर्न पर्सन कौन हो सकते हैं? पार्टीज या विटनेसेस? डिफेंडेंट सर। सर पार्टी। क्या प्लेंटिफ को सम्मन इशू हो सकता है? नो सर, प्लेंटिफ खुद इशू करवाती है समन डिफेंडेंट पार्टी। नहीं, इन केस डिफेंडेंट पेश हो रहा है, प्लेंटिफ पेश नहीं हो रहा प्रोसीडिंग के दौरान, क्या अदालत प्लेंटिफ को भी सम्मन इशू कर सकती है? सर भी नहीं पार्टन गए सर।
उस सूरत में कह सकते हैं ना हम। जी सर। सही है। विटनेस के अभी तक अंदी हाँ वैसे विटनेस तो भी पार्टीज आमतौर पर प्लेंटिव डिफेंडेंट हाँ प्लेंटिव की रिक्वेस्ट पर जब प्लेंटिव केस फाइल करता है तो अदालत उसकी रिक्वेस्ट पर डिफेंडेंट को सम्मन इशू कर सकती है ताकि वो अदालत में पेश हो, डिफेंडेंट ठीक है, मुकर्ररा डेट पर। इन केस डिफेंडेंट पेश हो रहा है पर केस में प्लेंटिव जो है वो खुद पेश नहीं हो रहा, तो अदालत प्लेंटिव को सम्मन इशू कर सकती है ना कि वो पेश हो। सही है। इन केस अगर प्लेंटिव पेश नहीं हो रहा तो अदालत उसका सूट डिसमिस कर सकती है सम्मन भेजने के बाद। सही है। तो कंसर्न पर्सन कौन हो सकते हैं? कंसर्न पर्सन पार्टीज टू द सूट हो सकते हैं। पार्टीज में प्लेंटिव विटनेस सब कुछ अच्छी है। अभी पार्टीज टू द सूट कौन हो सकते हैं? दोनों पार्टीज में से कोई भी, आइदर डिफेंडेंट, वैसे नॉर्मली डिफेंडेंट को समन इशू होगा, और अगर प्लेंटिव पेश नहीं हो रहा तो वो प्लेंटिव को भी समन इशू किया जा सकता है। पार्टीज में ठीक है। ही अच्छी है ना, सब कुछ अच्छी हो। तो क्या मैंने यहाँ पर विटनेसेस लिखा है? नो सर। नो सर। क्या विटनेसेस को समन इशू नहीं किया जा सकता? सर विटनेस के भी कब हुआ सर, पार्टीज में सब इन्वॉल्व बच्चे हैं जेके भी इनिशियल स्टेज पे तो विटनेसेस को नहीं होगा ना। नहीं, स्टेज को रहने दें, ठीक है। फर्ज करते हैं कि हम सवाल करते हैं कि केस चल रहा है, ट्रायल स्टार्ट हो गया, आर्गुमेंट्स के दौरान, एविडेंस के दौरान विटनेसेस को बुलाना लाजमी है। क्या विटनेसेस को सम्मन इशू नहीं किया जा सकता? फिर तो किया जा सकता है। किया जा सकता है ना। क्या हम ऑर्डर 5 की तरफ सम्मन इशू करेंगे? अदालत ऑर्डर 5 की तरफ करेगी। जी सर। ऑर्डर 5 की तहत नहीं हो सकता। ये आप ध्यान में रखें कि जो सम्मन है वो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक सम्मन विच इज इशूड टू पार्टी, जो केस में पार्टीज हैं उनको अगर सम्मन इशू किया जा रहा है तो वो ऑर्डर 5 के तहत किया जाएगा, ठीक है। पर अगर ऐसा सम्मन है जो विटनेसेस को इशू होना है, सम्मन टू विटनेसेस, जो केस में गवाह हैं आइदर पार्टी की तरफ से, सम्मन टू विटनेसेस, वो इशू किए जा सकते हैं ऑर्डर 16 के तहत। समझ आया? जी सर। अब दोनों में फर्क है ना। अब आपने क्या ज़हन में रखना है? आपने ये ज़हन में रखना है कि जो हम ऑर्डर 5 डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली बेसिकली डील करता है सम्मन टू द पार्टीज टू द सूट। सही है। क्योंकि अगर विटनेसेस को सम्मन इशू होना है तो उसके लिए एक अलग ऑर्डर मुकर्रर किया गया, ऑर्डर नंबर 16 सीपीसी, ठीक है ना। जी सर। यहां तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके सर 2 मिनट स्लाइड देखते का जो प्लीज। हाँ बताओ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं सम्मन ऐसा कॉल लेटर है जो अदालत इशू कर सकती है कोई कंसर्न पर्सन को। अभी ऑर्डर 5 के तहत जो कंसर्न पर्सन है वो पार्टी टू द सूट है, ठीक है। नोट कर रहे हो? जी सर थैंक यू। ऑर्डर 5 में जो सम्मन का हवाला दिया गया है, जनरली तो हमने पढ़ा कि सम्मन मतलब कॉल लेटर ऑफ द कोर्ट, अदालत का बुलावा, सही है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि सम्मन का फॉर्म ऑफ सम्मन, सम्मन जो इशू किया जाएगा उसका तरीकेकार क्या होगा या उसके अंदर कौन सा मवाद मेंशन किया जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स ऑफ सम्मन,
फॉर्म ऑफ सम्मन, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पर्टिकुलर्स ऑफ सम्मन, सम्मन के अंदर कौन से पर्टिकुलर्स जो है मेंशन किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तो कोड नेम, अदालत अपना नाम मेंशन करती है ना ऊपर, ठीक है, और उसके बाद केस नंबर या सूट नंबर लिखा होता है ना, उसको अगली पार्टी को बताना लाजमी है ना कि आपको इसके फला केस नंबर में आपको बुलाया गया है, ताकि उसको पता चले कि उसके खिलाफ कौन सा केस फाइल हुआ, उसका सूट का नंबर क्या है। और मैंने आपको बताया था कि सूट का नंबर कैसे मेंशन किया जाता है। प्लेंट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो प्लेंट में एक जो ना लाइन छोड़ी जाती है, CS नंबर, मतलब सिविल सूट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर भी केस नंबर लिखा जाता है और पार्टीज नेम, केस में जो पार्टीज इन्वॉल्व है उनके नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। चौथा सूट नेम, सूट का टाइटल क्या है ये भी मेंशन किया जा सकता है, अदालत मेंशन करती है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट ये बताया जाता है कि उसकी अपीयरेंस लाजमी है कि डिफेंडेंट ने अपीयर होना है, ठीक है। अपीयरेंस के बारे में मेंशन किया जाता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर दिस कोर्ट, और उस अपीयरेंस के लिए अदालत यहाँ पर क्या करती है, डेट मेंशन करती है, कौन से डेट पर हियरिंग रखी गई है और कौन से टाइम पर ये मेंशन किया जाता है कि 8:30 बजे आपने पहुंचना है टाइम। और अदालत ये भी मेंशन करती है कि व्हाट विल बी दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर नॉन अपीयरेंस, कि अगर आप पेश नहीं होते, फेलियर टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, इनके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस, अगर आप पेश नहीं होते तो आपके खिलाफ हम वारंट इशू कर सकते हैं या आपके खिलाफ हम कानूनी एक्शन लेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस के ये बताया जाता है अदालत की तरफ से कि अगर आप पेश नहीं होते तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो मतलब ये उसको नताज बताए जाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस, ठीक है। ये क्या हुए, ये मैंने आपको बताया कि नेसेसरी पर्टिकुलर से क्या मेंशन किए जा सकते हैं सम्मन में, इसको नोट करें। कोई सवाल तो नहीं? नो सर। नो सर। हाँ सर। अब देखिए ना, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि अदालत सम्मन के साथ कॉपी इशू कर सकती है, पर यहाँ पर वो अदालत के पास ये सवाबदीद पावर्स हैं, ठीक है। तो कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जैसे समरी सूट हो गया, तो जब समरी सूट में सम्मन इशू किया जाता है तो सम्मन के साथ साथ प्लेन की कॉपी भी अटैच करके वो सम्मन इशू किया जा सकता है, ठीक है, समरी सूट में, स्पेशल केस में। पर आम केस में ऐसा नहीं होता, आम केस में सिर्फ सम्मन इशू किया जाता है, तो जब अगली पार्टी अदालत में पेश होती है बाद में वो प्लेन की कॉपी रिसीव करती है, ठीक है। पर समरी सूट में अदालत जो है सम्मन के साथ साथ प्लेन की कॉपी भी अटैच करके इशू कर सकती है। समझ आया? सर सूट फॉर पार्टीशन के साथ हम नहीं कॉपी सेंड कर सकते? सूट फॉर पार्टीशन? जी सर। अब देखिए ना, सूट फॉर पार्टीशन से रिलेटेड हम ये कह सकते हैं कि वो उससे रिलेटेड जो केस फाइल होगा वो रेवेन्यू कोर्ट में होगा, और जो है रेवेन्यू कोर्ट में होगा वो रेवेन्यू कोर्ट में केस फाइल होगा और रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होगा, ठीक है। तो अगर लैंड रेवेन्यू एक्ट अगर रिक्वायर कर रहा है तो हम उसके तहत प्लान के साथ सम्मन के साथ प्लान की कॉपी लगा सकते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि क्या उस कानून में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, ठीक है। क्लियर सर। जी वाह। और समझ आया ये? जी सर। ठीक है, टाइम और होने वाला है क्योंकि 40 मिनट्स की क्लास है। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो करे, नहीं तो हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सर सवाल क्यों? कोर्ट ने में कोर्ट जुरिस्डिक्शन भी लिखे रहोगे ना सर? जी सर सम्मन में फर्स्ट लाइन में जो लिखो आता है कोर्ट ने में
पर कोर्ट ने में उहा हाँ कोर्ट जी जुरिस्डिक्शन लिखी बि ऐं इहा बि लिखिणो पवंदो नी समन में त कहिड़ी कोर्ट किथां जी आहे हद जी उन समन कयो आहे। ना बाबा वो नालो लिखो कोर्ट नेम लिखो वेंदो इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज 1 सक्कर इहो कोर्ट जो नालो आहे न कैपिटल लेटर्स में। क्लियर सर। इन में जुरिस्डिक्शन अची वई न। हाँ सर। सही आहे। जी सर क्लियर। अगर अगली पार्टी समझे थी त इन अदालत जी जुरिस्डिक्शन न आहे त हू WS में अदालत खे ॿुधाईंदो न तव्हां हिन केस खे नथा हलाए सघो तव्हां वटि जुरिस्डिक्शन न आहे पर पहिरियों अपीयर थींदो न। सर ठीकु आहे। तव्हां जेको पहिरियां ॿुधायो जेके 2 रेमेडी हुयूं रेस जुडिकाटा में ॿिनि में तव्हां चयो हा अपील थींदी ऐं ॿिनि में रिवीजन थींदी वरी उन रिवीजन में अपील जो बि ऑप्शन तव्हां लिखियो स्लाइड में पोइ उहा बि साॻी फार्मूले सां थींदी सर। न कंहिंजी ॻाल्हि था कयो सवाल तव्हांजो क्लियर न आहे। सर शुरूआत में तव्हां जेको पढ़ायो त इहो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जेका थींदी उनजा 4 ग्राउंड आहिनि। ॿ जेके ग्राउंड आहिनि पहिरियां